म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं या एफडी में? म्यूचुअल फंड, एफडी, म्यूचुअल फंड, एफडी। क्या आप लोग भी मेरी तरह कंफ्यूज्ड हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करें या एफडी में? अगर आप जानना चाहते हैं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड एफडी इन्वेस्टमेंट, तो जस्ट वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो आपकी बहुत सारे कंफ्यूजन्स और डाउट्स क्लियर कर देगा और आपको एक क्लियर गाइडेंस देगा कि आपका इन्वेस्टमेंट मोड क्या होना चाहिए। पर ध्यान रखिए, इस वीडियो में मेरी कोई रेकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो मैंने क्रिएट किया है सिर्फ एजुकेशन पर्पस से। मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि आप लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले वेल एजुकेटेड हो और समझे कि आपके डिसीजंस का रिपरकशन आपकी इन्वेस्टमेंट और फाइनल कॉर्पस पे क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो टू डिस्कस मोर अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, ये वीडियो आपको एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेगी। अगर आप इस डाउट में हैं कि मुझे एसआईपी के थ्रू यानी कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई एम श्योर आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना रिस्की है, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है। ये बिल्कुल सही बात है। म्यूचुअल फंड क्योंकि स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है, इसलिए वो एक रिस्की प्रोपोजिशन है, पर क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट एक स्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए उनमें रिस्क ना के बराबर है। पर आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है या रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू एफडी में इन्वेस्ट करना है, ये टोटली आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। आप कितना रिटर्न्स चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप एसआईपी या फिर रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यह रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए या फिर रिकरिंग डिपॉजिट या एफडी में इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे कि आप एक राइट और रैशनल डिसीजन ले सकें। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने कुछ लोग लिए हैं, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त और कुछ एक्टर्स, जो कि इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एट डिफरेंट एजेस। अमिताभ बच्चन जी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी एट द एज ऑफ 20, जब उन्होंने मंथली 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था टिल द एज ऑफ 60, यानी कि उन्होंने टोटल 40 इयर्स तक इन्वेस्ट किया। सिमिलर वे में आमिर खान ने जब स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना, 25 की उनकी एज थी, उन्होंने भी 5,000 रुपीज पर मंथ के एसआईपी के हिसाब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और उनको भी एवरेज रिटर्न मिला 10%। सेम वे शाहरुख खान, संजय दत्त, उन्होंने डिफरेंट एजेस पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया 5,000 रुपीज पर मंथ थ्रू एसआईपी, जो कि इन्वेस्ट हुआ म्यूचुअल फंड्स के अंदर और वहां पे उनको रेट ऑफ रिटर्न मिला 10%। हम एज्यूम कर रहे हैं आपका इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो 6% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उनको रिटर्न कितना मिला और एक्चुअल में 40 इयर्स, 35 इयर्स, 30 इयर्स के बाद उनके पास टोटल कितना पैसा होगा इन्फ्लेशन या फिर महंगाई एडजस्टेड। तो अमिताभ बच्चन ने 40 साल एसआईपी की 5,000 की, उन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया 24 लाख और 40 साल के बाद वो 24 लाख हो जाएगा 3.18 करोड़। सेम में आमिर खान, जिन्होंने 21 लाख इन्वेस्ट किया, उनका वही अमाउंट हो जाएगा 1.91 करोड़। तो आप जहां देख सकते हैं कि आमिर खान और अमिताभ बच्चन की इन्वेस्टमेंट जर्नी में सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है। एक्चुअली जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसमें भी सिर्फ 3 लाख का ही डिफरेंस है। पर अगर आप उनका रिटर्न अमाउंट देखें तो आमिर खान का रिटर्न अमाउंट अमिताभ बच्चन से 1.25 करोड़ रुपए कम है। और अगर यही चीज आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखें तो अमिताभ बच्चन को 40 इयर्स के बाद जो पैसा मिलेगा वो ऑलमोस्ट 60 लाख के इक्विवेलेंट होगा, जबकि आमिर खान को उससे 15 लाख रुपए कम मिलेंगे। और अगर हम यही चीज देखें आमिर खान और शाहरुख खान के बीच में, तो आमिर खान और शाहरुख खान ने जो इन्वेस्ट अमाउंट किया उसमें भी 3 लाख का डिफरेंस था, पर जो उनको रिटर्न मिल रहा है एक्चुअल रिटर्न, उसमें ऑलमोस्ट 80 लाख का डिफरेंस है और इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट के अंदर भी ऑलमोस्ट 10 लाख का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे टाइम ही मनी है। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी, उतना आपको फायदा होगा, उतना ही आपका कॉर्पस और अमाउंट बिग और बिगर होता जाएगा। अगर बात करूं मैं टैक्सेशन की, और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर जिनके अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट मोर देन 65% है, अगर आप जनरेटेड प्रॉफिट को लेस देन 1 ईयर में विड्रॉ कर लेते हैं तो आप पे करेंगे STCG, जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि 15% फ्लैट है। जबकि अगर आप वो प्रॉफिट मोर देन 1 ईयर होल्ड करते हैं तो
तो आप पे करेंगे LTCG जो कि 10% है, और वो भी अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ऊपर है। तो अगर आपने 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है तो आपका 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि नेक्स्ट 1 लाख पर आपको 10% LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। तो आई होप आप ये समझ चुके हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP में जहां पे रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इन्फ्लेशन 6% है, तो आपका रिटर्न अमाउंट और इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट क्या होगा। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या 10% रिटर्न की गारंटी है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं SIP के अंदर, तो मैं कहूंगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और ये 10% होगा, 10% से ज्यादा होगा या 10% से कम होगा, ये कोई भी गारंटी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं लास्ट 25 इयर्स का इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स का रिटर्न देखूं तो वो है एवरेज 13%। लास्ट 25 इयर्स में इन स्टॉक्स ने -50% के रिटर्न भी दिए हैं, और वो भी ईयर था जब इन स्टॉक्स ने +50% के रिटर्न भी दिए हैं, पर एवरेज रिटर्न लास्ट 25 इयर्स के अंदर था 13%। तो इससे आपको यह समझ में आता है कि अगर आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं FD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट RD की। आप जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर रेट ऑफ रिटर्न ऑलमोस्ट 7% या लोअर होता है। अब अगर वही सेम अमाउंट 5000 रुपीज सबने इन्वेस्ट किया होता RD के थ्रू फिक्स डिपॉजिट में, तो 24 लाख का अमाउंट इन्वेस्टेड ओवर 40 इयर्स होता 1.14 करोड़, जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद होता क्लोज टू 30 लाख। आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी का 40 इयर्स में रिटर्न जनरेट हुआ है SIP के थ्रू ऑलमोस्ट 3 करोड़, जबकि RD या फिर FD के थ्रू वही अमाउंट जनरेट हुआ है क्लोज टू 1 करोड़, यानी कि 2 करोड़ का डिफरेंस। दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें कि अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था अमिताभ बच्चन जी ने वो है 24 लाख, जबकि इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद वो अमाउंट 40 इयर्स के बाद होता है सिर्फ 30 लाख, यानी कि आपको सिर्फ 5 लाख रुपए का गेन होगा। जबकि वही चीज SIP के अंदर जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था 24 लाख, इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद वही अमाउंट मोर देन डबल हो जाता है और हो जाता है क्लोज टू 60 लाख। यह भी समझने की जरूरत है कि FD के अंदर टैक्सेशन आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। अगर आप 12 लाख या उससे कम की इनकम जनरेट करते हैं तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 12 लाख या उससे ऊपर की इनकम जनरेट कर रहे हैं तो टैक्स स्लैब के हिसाब से आप पे टैक्स लगेगा, और FD से जनरेटेड इंटरेस्ट भी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो होप आप समझ चुके हैं कि SIP और RD इन दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं यहां पे कोई रेकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा, मेरा पर्पस था आपको सिर्फ फैक्ट से अवेयर कराना। डेटा आपके सामने है, अगर आप देखना चाहते हैं ये एक्सेल फाइल तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर पिन कमेंट में लिंक को एक्सेस करके ये फाइल डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंडिंग किस तरह से आपके लिए वेल्थ जनरेट कर सकता है। ये टोटल डिसीजन आपके ऊपर है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं लेके आऊंगा एक और एक्साइटिंग फाइनेंस कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प यू टू जनरेट वेल्थ, रिटायर अर्ली एंड बी हैप्पी। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इमीडिएटली और शेयर कीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, जिससे कि वो भी वेल्थ जनरेट कर सके विद राइट डिसीजंस। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।